अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम। IND टुडे के खबरनामे में आपका खैर मकदम है। आइए देखते हैं आज के तफसीलात। सदर मजलिस और रुकन पार्लियामेंट बैरिस्टर असद अवैसी ने बिहार के किशनगंज असम्बली हल्के से मजलिस के उम्मीदवार हमउल हुदा की कामयाबी को पार्टी की एक अहम कामयाबी करार दिया और कहा कि वो किशनगंज के अवाम और पार्टी कारकुनों के मशकूर हैं जिन्होंने मजलिस को नुमाइंदगी करने का मौका दिया है। कल शाम सहीफे निगारों से बातचीत करते हुए बैरिस्टर अवैसी ने कहा कि बिहार मजलिस के सदर अख्तरुल इमान और उनकी टीम ने काफ़ी मेहनत की थी। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र के असम्बली चुनाव में मजलिस ने 2 नए हल्कों में कामयाबी हासिल की है। औरंगाबाद में अगरचे की मायूसी हुई है, लेकिन उसके बावजूद मजलिस के कारकुनों के हौसले हनूज बुलंद है। उन्होंने हुजूरनगर के ज़िमनी चुनाव में TRS की कामयाबी को गैर मामूली करार दिया और कहा कि ज़िमनी चुनाव में उमूमन इस कदर भारी अक्सरियत से कामयाबी नहीं मिलती। उन्होंने कहा कि हुजूरनगर में बीजेपी की बंद मुट्ठी खुल गई है, वो तो तीसरे और चौथे नंबर पर पहुंच गई है। इससे मालूम होता है कि रियासत में बीजेपी का कोई असर नहीं है। बैरिस्टर अवैसी ने कहा कि हरियाणा में बीजेपी की कामयाबी दरअसल बीजेपी की शिकस्त है, क्योंकि वो सिर्फ 40 सीटें हासिल कर सकी। हालांकि वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी और वज़ीर दाखिला अमित शाह के समेत कई कायदीन ने मुतअद्दिद आम जलसों से खिताब किया। बीजेपी ने तो अब की बार 75 के पार का नारा लगाया था, लेकिन आवाम ने बीजेपी को मुस्तरद कर दिया। नहीं, देखिए, यकीनन बिहार में जो किशनगंज के बाई इलेक्शन में हमने कामयाबी हासिल की, वो बहुत बड़ी कामयाबी हासिल की हमने, इसलिए कि वहाँ से कांग्रेस का एक सिटिंग MLA था और हमने कांग्रेस के कैंडिडेट को शिकस्त दी, उनको हराया वहाँ से, और साथ ही साथ कांग्रेस 3rd नंबर पर चले गई और बीजेपी 2nd आई। तो यकीनन बिहार की कामयाबी के लिए मैं हमारे वहाँ के प्रेसिडेंट जनाब अख्तरुल इमान साहब को, आफ्ताब साहब को और हमारे कैंडिडेट को, सबको मुबारकबाद देता हूँ। उन्होंने बड़ी मेहनत की और ये उनकी कामयाबी, मैं वहाँ गया भी नहीं था और उसके बावजूद भी वो लोग कामयाबी हासिल किए। रहा सवाल महाराष्ट्र का, ये बात बिल्कुल सही है कि हम उम्मीद कर रहे थे कि औरंगाबाद की दोनों सीटें, ख़ास तौर से ईस्ट डॉक्टर गफ़ार क़ादरी साहब और बैकुल्ला के वारिस पठान को हम कामयाबी हासिल करेंगे। ठीक है, आवाम का फ़ैसला है, हम उसको कबूल करते हैं और ज़ाहिर है मैं ख़ुद देखूंगा कि क्या कमज़ोरी थी, उसको दूर करेंगे। मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूं महाराष्ट्र के पूरी आवाम का कि उन 44 कॉन्स्टिट्यूंसीज़ में जहाँ पर हमारे उम्मीदवार थे, कैंडिडेट्स थे, वहाँ पर उन्होंने हमको वोट दिया। अब तक की जो रिपोर्ट मेरे पास है, हमने करीब मेरे ख़्याल से 9 या 10 मुकामात पर हम लोग दूसरे नंबर पर आए और 2 सीटें हमने कामयाबी हासिल की, मालेगांव की और धुले की। और मैं मुबारकबाद देता हूं मालेगांव की आवाम को, धुले की आवाम को, वहाँ के दोनों उम्मीदवारों को, मुफ्ती साहब को, मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल साहब को, अब्दुल मालिक को, पूरी मेरी MIM की टीम को और धुले की टीम को और वहाँ कैंडिडेट को। तो अच्छा रहा रिज़ल्ट हमारा। हम एक 3-4 सीट पर थोड़ा कम वोटों से हम लोग चले गए और औरंगाबाद में ऐसा हुआ कि जहाँ पर कांग्रेस और NCP के लोग थे, उन्होंने ओपनली वहाँ पर बीजेपी और शिवसेना कैंडिडेट के हक़ में अपना वोट किया। तो ठीक है, वो एक्सपोज हो चुके हैं, मगर हम वर्डिक्ट है उसको रेस्पेक्ट करना पड़ेगा। तीसरी बात यह है कि तेलंगाना में हुजूरनगर में TRS ने जो कामयाबी हासिल की, मेजॉरिटी जो है वो गैर मामूली है, यानी गैर मामूली मेजॉरिटी, 40,000 की मेजॉरिटी। और वहाँ से PCC प्रेसिडेंट खुद, उनकी सीट थी, उनके वाइफ लड़ रही थी, वो हार गई। और हैरत की बात यह है कि बीजेपी जो बड़े बुलंदबांग दावे कर रही थी और बीजेपी को सरखाब के पर निकल चुके थे और वो ख्वाब देख रही थी तेलंगाना में, आज वो किसी हद तक ख्वाब चुकनाचूर साबित हुआ। एक इंडिपेंडेंट बीजेपी से बढ़ के वोट लाया और बीजेपी 4थे नंबर पर वहाँ चले गई। तो तेलंगाना में बीजेपी टाई हुई। महाराष्ट्र में वो लोग जो बड़े दावे कर रहे थे कि हम 1 क्लीन स्वीप करेंगे, 200 डबल सेंचुरी क्रॉस करेंगे, वहाँ पर भी महाराष्ट्र के अवाम ने उनको मट्ठी चकाया है। जो महाराष्ट्र की उनकी कामयाबी है, उसको मैं कहूँगा कि अंग्रेज़ी में जो कहते हैं कि पायरिक विक्ट्री है, एक पायरिक विक्ट्री है वो। और हरियाणा में फिर उनको, वहाँ पर भी उनको जो बड़ा लग रहा था, तो वहाँ पर भी हरियाणा में उनको शिकस्त हुई
मैं कहता हूं कि बीजेपी की हार हुई हरियाणा में, और ये सब इसलिए हो रहा है क्योंकि बीजेपी संघ परिवार ये समझ रही थी कि मोदी की पॉपुलैरिटी देश में जो अर्थव्यवस्था है, जो मंडी है, जो अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ता जा रहा है, रूरल डिस्ट्रेस है, इंडस्ट्रियल ग्रोथ जो नेगेटिव हो रहा है, बैंक्स का स्कैंडल है, वो ये समझ रहे थे कि मोदी की पॉपुलैरिटी से उसको ओवरकम करेंगे। वो नहीं हुआ। यकीनन ये तमाम मुद्दे थे जिसकी वजह से महाराष्ट्र में बीजेपी शिवसेना को जो उनका एक्सपेक्टेड जो उनके टैली था वो नहीं आ रहा है, और हरियाणा में भी नहीं आ रहा है। तो बीजेपी को अभी भी सोचना पड़ेगा कि अब वो छोड़ दें ये जो पॉलिटिक्स ऑफ पोलराइजेशन जो कर रहे थे वो लोग, वो उसको ख़त्म करें। ये इनके लिए एक वेकअप कॉल है, और विंडिक्टिवनेस को छोड़ें, इकोनॉमी पे कंसंट्रेट करें, रूरल डिस्ट्रेस पे कंसंट्रेट करें, क्योंकि हर बार आप मोदी की पॉपुलैरिटी पर नहीं जीत पाएंगे। बावजूद इसके कि हरियाणा में मेरे ख्याल से मोदी ने 10 या 12 या 15 सभाएं की और वो नतीजा नहीं आया। तो ये तो लग रहा है कि एक चेंज आ रहा है, मगर जब तक कांग्रेस रहेगी, इनकी ये रहेगा, वहाँ पर बीजेपी को सपोर्ट मिलता रहेगा। कांग्रेस पार्टी, मेरा मानना है कि महाराष्ट्र में ये लोग कुछ मेहनत नहीं किए, हरियाणा में भी ये कामयाबी है वहाँ के रीजनल लीडर्स की। तो ये मेरा अब तक का एक छोटा सा असेसमेंट है। जाहिर है जितने नतीजे आएंगे कल और आएंगे तो और डिटेल्स हमको और आपको मालूम होंगे। सर, एक सवाल है कि पिछले लोकसभा चुनाव में आपने एमआईएम ने एक इतिहास रचा कि 1 सीट से 2 सीट के बीच पार्लियामेंट में ये जो रिजल्ट, कहीं आप ऐसा सोचते हैं कि जो बाबा साहब के साथ जो आपका गठबंधन था वो उसको कामयाब रखने में आप विफल रहे, और उसका ये नतीजा है कि आप जो उम्मीद कर रहे थे मेहनत के बावजूद आपको सीटें नहीं हैं? देखिए, हमारा वंचित बहुजन अगाड़ी से अलायंस पार्लियामेंट इलेक्शन में था, ये बात सही है। प्रकाश अंबेडकर साहब के साथ हमने इलेक्शन लड़ा। एक ही पार्लियामेंट की सीट पर एमआईएम ने कंटेस्ट किया था, माबाकी सीट पर हमने वीबीए की तायीद की थी। अब अलायंस नहीं हुआ तो मैं डिटेल में नहीं जाना चाहता हूँ, मगर हमारा जो स्ट्रेंथ था हमने उसको रिटेन किया। हम पहले से ज़्यादा असेंबली की सीटों पर दूसरे नंबर पर आए। अगर अलायंस होता तो क्या हो सकता था, ये तो देखिए, ये तो इफ्स एंड बट्स, ये उस पर तो मैं नहीं बोल सकता, क्योंकि ये ऐसा होता तो ऐसा हो जाता था। ठीक है, हो सकता था। अब देखिए, मैं नहीं मालूम, ये बात तो वो बड़ा साहब खुद कह सकते हैं, मगर मेरे दिल में जो उनके लिए इज़्ज़त है वो ज़िंदगी भर रहेगी। और एयरपोर्ट पर एक जगह मेरी मुलाकात उनसे हुई थी, और मैंने बड़ा साहब का उनसे मुलाकात की, बड़ी मोहब्बत से मुझसे पेश आए और मुझसे कहा कि ओवैसी तुम्हारी बिरयानी अभी भी ड्यू है। तो मैं ज़रूर बड़ा साहब से मिलूँगा, उनको मेरी जो बिरयानी ड्यू है उसको पूरा करूँगा। अब देखेंगे, देखिए ये चीज़ें हैं तो अब उसके बाद ही बता सकते। टीआरएस ने जो परफॉर्म किया है तेलंगाना बैतूल हुजूर नगर असेंबली में, उससे आप काफ़ी खुश नजर आ रहे हैं, लेकिन बीजेपी ने जो और जगहों पे अच्छा प्रदर्शन किया उससे खुश नजर नहीं आ रहा, क्यों? अब देखिए, अगर आपको बीजेपी का परफॉर्मेंस अच्छा लगता है तो मुबारकबाद हो आपको। मुझे तो लग रहा है कि बीजेपी चौथे नंबर पे आई। नहीं, देखिए, इसलिए कह रहा हूँ कि बीजेपी ने तेलंगाना में जो पार्लियामेंट में परफॉर्मेंस था वो मैं उस वक्त भी आपको कहा था। मैंने कहा था सिर्फ एक सीट पर उनकी कामयाबी सही है, 3 जगह पर बाय डिफ़ॉल्ट जीते हैं। मैंने आपको प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी कहा, प्राइवेटली में मैंने कहा कि देखिए ये 3 जगह पर टीआरएस की कमज़ोरियां, गलतियां थे, कैंडिडेट्स की वजह थे, ओवर कॉन्फिडेंस था। मैंने आपसे कहा था, पब्लिकली भी कहा, और वो बात सही साबित हुई। टीआरएस ने अपना होमवर्क किया, केसीआर ने सबको बिठाकर और पूरी प्लानिंग की। देखिए, शरद पवार साहब ने बड़ी मेहनत की, बड़ी जस्तजू की, और वो एक पुराने पॉलिटिशियन है, और जाहिर है उनका परफॉर्मेंस कांग्रेस अच्छा रहा। एनसीपी का तो उनको क्रेडिट मिलना चाहिए।
हरियाणा में बना सकते हैं जिस प्रकार के हरकतें चल रही हैं? नहीं मालूम ये तो बहुत बड़ा सवाल है। मैं नहीं बता सकता। मुझे नहीं मालूम कि बीजेपी और अमित शाह और ये सब उनकी टीम क्या कर रही है। देखिए, मुझे यकीन है कि ये लोग इनको 2-3 दिन पहले मालूम हो गया था कि ये नहीं ला रहे हैं, तो जाहिर है अब वो 2 दिन पहले क्या करे नहीं मालूम, क्या रोटी पकाए और वो क्या निकालेंगे नहीं मालूम। मगर ये है ना कि ये लोग मैजिक करने में बड़े माहिर हैं। मैजिक अलग है, रियलिटी अलग है। मैजिक करें तो अलग बात है कि भाई अगर किसी के हैट में से खरगोश निकाल दें हरियाणा में, तो नहीं मालूम क्या होगा। चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव ने कहा कि वो दिवाली के बाद रोजगार की तलाश में खलीजी ममालिक को गए हुए रियासती अवाम की हालत हजार पर तवज्जो देंगे और उन्हें बखैर वाफियत रियासत को वापस लाने के लिए इकदाम करेंगे। कल अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में चीफ मिनिस्टर ने कहा कि राजस्थान, बिहार और उत्तर प्रदेश के लोग हैदराबाद में वही काम कर रहे हैं जो कि तेलंगाना के लोग खलीजी ममालिक में रोजगार तलाश कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि वो उन 15 असम्बली हल्कों के अरकान असम्बली के साथ एक इजलास मुनक़िद करेंगे जहाँ के लोग खलीजी ममालिक को गए और बुरी हालत में ज़िंदगी गुजार रहे हैं। कुछ तो मुलाजमत न मिलने और कफीलों के रवैये से परेशान हैं। इन हल्कों में करीमनगर, निज़ामाबाद और आदिलाबाद के अजला के हल्के शामिल हैं। उन्होंने कहा कि मुमकिन हुआ तो इन खलीजी ममालिक का दौरा करेंगे और हिंदुस्तानी सफ़ीरों के साथ बातचीत करते हुए उन ममालिक में फंसे हुए तेलंगाना के अवाम को समझाने की कोशिश करेंगे। ఇప్పుడు ఏమవుతుందంటే ఈ మున్సిపల్ ఎన్నికలు అయిపోతాయి. షార్ట్లీ 2 సమస్యలు ఉన్నాయమ్మా. ఒకటి గల్ఫ్ బాధితులు అంటారు, మీరు బాధితులు కాదు. గల్ఫ్ పోయి ఆ ట్రాప్లో చిక్కుకొని ఇబ్బందులు పడుతున్నారు వాళ్ళు మన బిడ్డలు. హైదరాబాద్లో మొత్తం గల్ఫ్లో మనోళ్ళు చేసే పనులే బీహార్ వాళ్ళు, ఉత్తరప్రదేశ్ వాళ్ళు, రాజస్థాన్ వాళ్ళు చేస్తున్నారు. ఇక్కడ పనిలేక కాదు. ఇవాళ మనకు ప్రాజెక్టులు దేవుని దయ వల్ల సక్సెస్ అవుతున్నాయి. మంచి కాలం అయింది. పనులు చేసుకునే అవకాశం ఉంది. ఆడ సంపాదిస్తున్నాడు, గల్ఫ్లో సంపాదిస్తలేదు. మా ఇంట్లో పనిచేస్తాడు పిల్లగాడు రాములని, వాళ్ళ తమ్ముడు గల్ఫ్ పోయేసి మొన్న పిచ్చి పిచ్చి మాట్లాడిన విషయం తాగుతా అంటే తోలకరాపుర బాబు అని చెప్పి పట్టి తెప్పించాను, సంజయించేది చేస్తాం. ఎందుకు పోయినామంటే ఓందుకు చూడబోతున్నాం సార్. కొంచెం ఇబ్బందులు అవుతున్నాయి అనవసరంగా. ఉన్న ఊరు ఇచ్చిపెట్టి ఎందుకు పోతున్నారు. దానికోసం నేను అనుకున్నదంటే ఒక 10-12 కాన్స్టిట్యూన్సీలని, ముఖ్యంగా కరీంనగర్ జిల్లా, నిజామాబాద్ జిల్లా, కొంత ఆదిలాబాద్, నిర్మల్ ప్రాంతాలు, ఆ శాసనసభ్యులు, ఎమ్మెల్యేలు, మంత్రులందరినీ పిలుచుకొని వాళ్ళందరినీ తీసుకొని నేనే స్వయంగా పోదాం అనుకుంటున్నాను. గల్ఫ్ పోయి ఒక 4 రోజులు 5 రోజులు మన వాళ్ళు ముఖ్యంగా ఉన్నటువంటి 4-5 దేశాలు తిరిగి అసలు వాస్తవం వాళ్ళ జీతం ఏంది, వాళ్ళ కథ ఏంది, మన అంబాసిడర్తో మాట్లాడి అన్ని సమస్యలు తెలుసుకొని ఇక్కడ నిరకపోయింటే వాళ్ళని కూడా రిలీవ్ చేసుకురావాలి. తప్పుడు వీసాలు పోయేదని శిక్షలు ఉంటే వాళ్ళని రిలీవ్ చేసుకురావాలి. కేరళ గవర్నమెంట్ పంపమన్నాను చీఫ్ సెక్రటరీని, నా ప్రిన్సిపల్ సెక్రటరీ నరసింహరావును, జిఐడి సెక్రటరీని పోయి కేరళ వాళ్ళు ఎక్కువ గల్ఫ్లు ఉన్నారు, వాళ్ళు ఎట్లా చేస్తాను వాళ్ళ సిస్టమ్ పెట్టిండు, స్టడీ చేసి రాని అని చెప్పినాం. బహుశా వాళ్ళు ఇవాళ రేపు పోయేస్తారు. రాగానే ఇమీడియట్గా దీపావళి తర్వాత వీళ్ళతో మీటింగ్ పెట్టి ఎమ్మెల్యేలతో నేను ఎమ్మెల్యేలు అందరినీ తీసుకొని పోదామని అనుకున్నాను. పోయి మాట్లాడి చేసి రావాలి. సరే ఒక ఫోటో వెనుక ముందు డెఫినెట్గా నేనే పోతా, వాళ్ళందరినీ సమావేశపరుస్తాం, కన్వీన్ చేస్తాం, చెప్తాం వాళ్ళకు. ఎందుకు అనవసరంగా కన్న వాళ్ళని ఉన్న ఊడిసిపెట్టుతారు. మన దగ్గర బోర్డు పని ఉన్నది, మన న్యాక్ ఉంది, బ్రహ్మాండంగా మీకు ట్రైనింగ్ ఇచ్చే అవసరం అనుకుంటే మంచి ఉపాధి చూసుకుందాం ఇక్కడనే అని చెప్పే ప్రయత్నం చేద్దామని అనుకుంటున్నాం. ఎడ్యుకేటెడ్ పోయినంటే మంచి మాట, వాళ్ళకి ఎందుకంటే ఎక్కువ జీతం వస్తుంది. ఇంజనీర్ పోయినట్టు సంపాదిస్తాడు, డాక్టర్ పోయినట్టు సంపాదిస్తాడు. కానీ మీరు కూలీ పని మన దగ్గర బీఆర్ఓడు చెప్తాడు, మనోడేమో కలిపిపోతాడు. ఎందుకు పోవాలి, ఏమవసరం ఉంది? దానికోసం బాధ కలిగే వాళ్ళ కుటుంబాలు బాధపడుతున్నాయి. పోయొద్దాం. వాళ్ళ గురించి ఏదైనా పాలసీ పెట్టాల్సి వస్తే ఎట్లా పెట్టాలి, ఏం పెట్టాలి, కేరళ మోడల్ స్టడీ చేస్తాం. ఒకసారి పోయేస్తే తెలుస్తుందని చెప్పి పోదాం అనుకుంటున్నాం. బహుశా షార్ట్ పీరియడ్లో ఉంటుంది. రెండవ పాయింట్ ఏమో వీళ్ళ గురించి కూడా త్వరలోనే ఈ గిరిజన ఎమ్మెల్యేలు, ఎంపీలు, ప్రజాప్రతినిధులు ఎవరైతున్నారో ఎమ్మెల్సీలు వాళ్ళతో సమావేశం పెడుతున్నాం. ఈ పోడు భూముల సమస్య కూడా ఒకసారి శాశ్వతంగా నివారణ కావాల్సిన అక్కర ఉన్నది. 100% వేరే వాళ్ళతో కాదు, అది నేనే స్వయంగా పోవాలి. మొత్తం అవసరమైనటువంటి మంత్రులు, చీఫ్ సెక్రటరీ, రెవెన్యూ సెక్రటరీ, ఇంకా ఇతర సెక్రటరీలు, ఫారెస్ట్ సెక్రటరీ అందరం కంబైన్డ్గా పోవాల్సిందే. ఏ జిల్లాకు ఆ జిల్లా ప్రజా దర్బార్ పెట్టి వాస్తవాలు ఏంది, అన్ని రకాల సిబ్బందిని, జిల్లా కలెక్టర్లను, మొత్తం సిబ్బందిని, అటవీ సిబ్బందిని ముఖాముఖి ఎదురుబదురు వేసి ఆ సమస్యకు ఒక చరమగీతం పాడాలి. అంటే దీన్ని బట్టి దయచేసి మీరు అర్థం చేసుకోవాల్సింది ఏంటంటే రాష్ట్రంలో ఉన్న వివిధ రకాల ప్రజలు ఎదుర్కొంటున్నటువంటి అనేక సమస్యలు, వాటి పరిష్కారాలు,
కొత్త రాష్ట్రం కాబట్టి ఒక మంచి ప్రాతిపదికన, శాశ్వత ప్రాతిపదికన, తక్కువ ఇబ్బందులు ఉండే విధంగా పోదామని మేము అనుకుంటా ఉన్నాం. దాని దరిమిలా కొన్ని చట్టాలు తెస్తా ఉన్నాం. పంచాయతీరాజ్ చట్టం తెచ్చినాం, మన పల్లె ప్రగతి కార్యక్రమం పెట్టినాం, అద్భుతమైన రిజల్ట్స్ వచ్చినాయి. మున్సిపల్ చట్టం తెచ్చినాం, ఇప్పుడు ఎన్నికలు అయిపోతే పట్టణ ప్రగతి కార్యక్రమం పెట్టుకుంటాం, బ్రహ్మాండమైన ఫలితాలు వస్తాయి. అట్నే రెవెన్యూ యాక్ట్, రెవెన్యూ ఉద్యోగస్తులు కూడా ఒక పిచ్చిగా ఆలోచించుకుంటున్నారు. వాళ్ళని మేము తీసేస్తాం అనుకుంటున్నారు. భ్రమణలో పోతే ఎవడో పిచ్చోడు చెప్తే నమ్ముతున్నారు. మేము ఏం చేయాలో మేమే ఇంకా ఫైనల్ నిర్ణయం రాలే. మేము కోరుతున్నదల్లా ఏంది, రైతాంగానికి కానీ ఇంకోళ్ళకి కానీ భూముల వ్యవహారంలో ఒకడు ఇంకోనికి పావుల డబ్బులు ఇచ్చే అవసరం లేకుండా, లంచం ఇచ్చే అవసరం లేకుండా ఈ పట్టాల మార్పిడి కానీ జమాబందీ కానీ ఏ రోజుకు ఆ రోజు ఇన్స్టాంటేనియస్ అయిపోవాలి. రిజిస్ట్రేషన్ కూడా రూపాయలు లంచం ఇవ్వకుండా కావాలి. క్లీన్గా ఉండాలి వ్యవహారం. అవసరమైతే ఓనర్షిప్ కంక్లూజివ్ టైటిల్ ఇవ్వాలి. తద్వారా రక్షణ ఉంటుందని చెప్పి భావిస్తున్నాం. ప్రజల యొక్క, రైతుల యొక్క మేలు కోరి అది చేయాలనుకుంటుంది తప్ప ఎవరో రెవెన్యూ ఉద్యోగులు పిచ్చి పిచ్చి ఆలోచనలు చేసుకొని, నేను అసెంబ్లీలో కూడా చెప్పిన ఈ మాట, వీఆర్ఓలను తీసేస్తారు, మేము ఎవరిని తీసేయాలి ఎవరిని పెట్టాలి నిర్ణయానికి రాలే. తీసేయాల్సి వస్తే తీసేస్తారు, పెద్ద బ్రహ్మ పదార్థం కాదు. వీఆర్ఓలు ఆడికి వచ్చిందండి నాకు అర్థం కాదు. పటేల్ పడి వాళ్ళని తీసేస్తే వీళ్ళు వచ్చిండ్రు. పాతుకొని కూర్చున్నాం ఏంటి ఇక. ప్రభుత్వం వద్దని కూడా పక్క జరగాలి. ఏముందన్నా మేమే కర్తలం దర్తలం అంటే నడుతుందా? ముఖ్యమంత్రినే పీకి పారేస్తారు ప్రజలు వద్దనుకుంటే. నీ వీఆర్ఓని ఎవరు అడిగింది నాకు అర్థం కాదు. గవర్నమెంట్ సందర్భాన్ని బట్టి పెడతారు. నీ వీఆర్ఓ తీసేది నీ ఉద్యోగం తీసేయారు కదా, ఎక్కడో అడ్జస్ట్ చేస్తాను నేను తీసేయాల్సి. అసలు తీసేసే నిర్ణయమే జరగలే. నెంబర్ 1 సెటప్ ఎట్లా ఉండాలి, కొత్త సెటప్ ఈ లంచం లేకుండా జరగాలి. నీ భూమి నా పేరు మీద, నా భూమి నీ పేరు మీద రాసే పద్ధతి పోవాలి. ఈ దుర్మార్గం పోవాలి. క్లీన్గా ఉండాలి రికార్డు. ఎందుకంటే ఏ దేశాలలో అయితే భూ రికార్డులు పూర్తి ప్రక్షాళనై మంచి ఇబ్బందులు లేకుండా నిర్వహణ జరుగుతున్నదో 3% వాళ్ళ జీడిపి పెరుగుతున్నది. కోర్టు కేసులు 0 అయిపోతున్నాయి. లీగల్ ఖర్చులు తగ్గుతున్నాయి. ప్రజలకు చాలా లాభాలు జరుగుతున్నాయి. దాన్ని ఆశించి కొత్త రెవెన్యూ చట్టం తెచ్చి ప్రజలకు రిలీజ్ చేద్దాం అనుకున్నాం. చట్టాలు మారలేదా? మారాయా? సందర్భాన్ని బట్టి మారాలి కదా, తప్పదు కదా, ఎప్పటికప్పుడు మార్చుకోవాలి కదా. దానికోసం కొత్త రెవెన్యూ చట్టం తప్ప వ్యక్తులను టార్గెట్ చేసి కాదు, కొంత ఉద్యోగస్తులను టార్గెట్ చేసి కాదు. ఆ విధంగా తప్పకుండా ఎక్కడెక్కడైతే వాస్తవాలు వాటిస్ ఉంది, నేను కూడా ఏదో మాయ మాటలు చెప్పచ్చు కదా, తీయగపలే చెప్పచ్చు కదా. నేను వాస్తవం చెప్తున్నా. ఇంకా ఇఫ్ నాట్ టుడే ఐ విల్ హ్యావ్ టు టాకిల్ ఇట్ టుమారో. ఆర్టిస్ట్ సమస్య ఇలా కాకపోతే జనవరిలో వస్తుంది. నేను చెప్పినట్టు జనవరిలో కాకపోతే ఫిబ్రవరిలో వస్తుంది. क्या आपने उम्रा का इरादा कर लिया है? तो फिर अकबर ट्राइबल सर्विसेज को तरजीह दें। हज उम्रा करने वालों के लिए क्वालिटी सर्विस ऐसी कि आप मुद्दतों भुला ना पाएं, और इंडिविजुअल्स की सहूलत भी। इंटरनेशनल और डोमेस्टिक एयर टिकटिंग, वीजा इंडोर्समेंट, विजिट वीजा, इमिग्रेशन और पासपोर्ट ऑनलाइन की सहूलत भी दस्तयाब है। हर माह उम्रा के 2 ग्रुप्स रवाना होंगे। मक्के शरीफ और मदीने मुनव्वरा में बिल्कुल करीब क़याम, तीनों वक्तों पर हैदराबादी ग़िज़ाएं, लग्जरी होटल में क़याम, एसी बसें, ज़ियारतों की सहूलतें, आपके सफ़र से जुड़ी तमाम ज़रूरी उमूर की बेहतर से बेहतर खिदमात की पेशकश लिए। मैनेजिंग डायरेक्टर सैयद शाह मुजाहिद हुसैनी, अकबर ट्राइबल सर्विसेज, सालारजंग कॉम्प्लेक्स, दीवान दोड़ी, हैदराबाद। वज़ीर दाखिला महमूद अली ने कहा कि हैदराबाद ख़वातीन के लिए इंतहाई महफूज शहर है और बहुत जल्द ख़वातीन के लिए महफूज रियासत की हैसियत से मुल्क भर में जाना पहचाना भी जाएगा। वज़ीर दाखिला 5 साल कबल कायम शी टीम की तासीस के मौके पर एक तकरीब से खिताब कर रहे थे। उन्होंने कहा कि चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव की हिकमत अमली का नतीजा है कि रियासत में अमजद की सूरत हाल काबू में है और वैसे ख़वातीन के लिए महफूज बनाने में दिलचस्पी रखते हैं। तेलंगाना के क़याम से अब तक रियासती हुकूमत ने ख़वातीन की सलामती को अहमियत दी है और पुलिस महकमे में बड़ी तब्दीलियाँ लाई हैं। रियासत भर में 300 शी टीम काम कर रही हैं और 2014 से अब तक ख़वातीन के हिरासानी के वाक़यात में बतदरीज कमी आई है। डायरेक्टर जनरल पुलिस एम महेंद्र रेड्डी ने बताया कि हुकूमत की तश्कील के बाद चीफ मिनिस्टर ने पुलिस को न सिर्फ फंड फराहम किया बल्कि खुली छूट दे दी है, जिसकी वजह से जराइम में कमी आई है। नई पेट्रोलिंग वैन के बशमूल कई इक़दाम के जरिए महकमे को ताकतवर बनाया गया ताकि क्राइम के वक़ूफ़ होने की सूरत में फौरी कार्रवाई की जा सके। तेलंगाना का वुमेन सेफ्टी विंग मुल्क में अपनी नौयत का मुनफरिद और पहला शोबा है जो परेशान हाल ख़वातीन के लिए शब रोज़ काम करता है।
दूसरी रियासतों ने इसकी नकल की है, लेकिन हम कामयाब हुए। उन्होंने कहा कि आदि मुजरिमीन को PD एक्ट के तहत जेल भी भिजवाया जा रहा है। शी टीम को 5 साल में 33,000 शिकायत वसूल हुई और पुलिस ने 25,000 केसेस बुक किए और उसके बाद जरूरी कार्रवाई की। बेशतर शिकायत चलकर आई हैं। इससे खवातीन के हौसले और शिकायत दर्ज करवाने में उनकी झिझक खत्म हो जाने का मजहर है। 2014 में पकड़े गए लोग 80% लोग कम उम्र थे और अब उनकी तादाद घटकर 20% हो गई है। वज़ीर तालीम P. सबिता इंदिरा रेड्डी ने कहा कि पहले खवातीन हिरासानी पर शर्म की खातिर आगे नहीं आती थी, लेकिन अब वो खातियों को पकड़वा रही हैं। इस तकरीब में कमिश्नर पुलिस अंजनी कुमार, रचाकुंडा के पुलिस कमिश्नर महेश भगवत, साबराबाद के कमिश्नर CV सज्जनार के अलावा दीगर आलमदार भी मौजूद थे। TSRTC की जारी हड़ताल के तूल पकड़ जाने पर कांग्रेस के साबिक वजीर शब्बीर अली ने चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव पर शदीद तनकीद की। गांधी भवन में अखबारी नुमाइंदों से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि चीफ मिनिस्टर कह रहे हैं कि RTC खसारे से दो चार है, तो हुकूमत गुज़श्ता 5 साल से इसकी कारकर्दगी का जायजा क्यों नहीं लिया और उसे नुकसान से बचाने के लिए इकदाम क्यों नहीं किए गए। शब्बीर अली ने सवाल किया कि हुकूमत हर इदारे को नुकसान का बहाना बनाकर इस तरह बंद कर देगी। कांग्रेस के लीडर ने रियासती हुकूमत से कहा कि वो हाईकोर्ट की रूलिंग की रोशनी में RTC मुलाजिमीन के JC से बातचीत शुरू कर दे और किसी मसालियत पर पहुंचे। चीफ मिनिस्टर को सख्तगीर मौक़िफ़ इख्तियार नहीं करना चाहिए। सरकारी मुलाजिमीन खानदान का एक हिस्सा होते हैं। उन्होंने कहा कि चीफ मिनिस्टर रियासत को अपनी जागीर समझ रहे हैं और सरकारी मुलाजिमीन को गुलाम समझते हैं। कि कल KCR साहब ने हमारे हुजूर नगर के इलेक्शन के ऊपर 1 घंटा अपना भाषण दिए और उसमें उन्होंने बड़े बड़े बातें कहे, बहुत खुशी मनाई। बेशक आप जीते, खुशी मनाओ, लेकिन आप मैंने एक इलेक्शन के लिए उसको जिताने के लिए 20 दिन से रोज रिव्यू कर रहे आप। कितने मिनिस्टर आज गए, कितने MLAs गए, कितने MLC गए, कितना रुपयों की जरूरत है, कितनी शराब की जरूरत है, इस पे आप तो रोज रिव्यू करें। लेकिन आज लाखों लोग दवाखानों के अंदर डेंगू से, चिकनगुनिया से, टाइफाइड से, वायरल से और दूसरे बीमारियों से परेशान हैं। लाखों लोग दवाखानों में हैं। एक एक बेड पे 4-4 मासूम बच्चों को रखा जा रहा है, लेकिन KCR को 1 मिनट की फुर्सत नहीं है कि इसके हेल्थ के ऊपर रिव्यू करें। हाईकोर्ट ने 1 महीना पहले कहा कि 1 महीने के अंदर डेंगू ये तमाम बीमारियों पे कंट्रोल करने के लिए हुकूमत को आगे बढ़ना चाहिए। हम 1 महीने के बाद 1 महीने के बाद कल ऑनरेबल हाई कोर्ट ने हुकूमत पे तमाचा मारा है। मार के चीफ सेक्रेटरी को, प्रिंसिपल सेक्रेटरी को कहा कि 1 हफ्ते को रिपोर्ट दो हमको और पैसा रिलीज करो। हम बोलने के बावजूद भी इंसानियों की सेहत का तुम लोगों को ख्याल नहीं है। कैसी हुकूमत कर रहे तुम लोग? तनख्वाहें बड़े बड़े ले रहे, सहूलतें ले रहे, लेकिन आवाम के सहूलतों के लिए आपके पास वक्त नहीं है। तो यहां तक कि अदलिया को आना पड़ा, आकर कहना पड़ा। CM साहब 1 घंटा बात करे, लेकिन यहाँ नहीं है। असेंबली में 3 घंटे तकरीर करे, 3 मिनट सेहत पे नहीं बात करे। इसी तरीके से इंटरमीडिएट के 29 बच्चे मर गए, उस पर रिव्यू नहीं करते। फर्टिलाइजर नहीं है तो रिव्यू नहीं करते। किसान मर गए तो नहीं करते। इतनी बड़ी RTC का स्ट्राइक है तो कहेंगे मैं बात ही नहीं करता हूँ। 50,000 मजदूरों के साथ मैं बात नहीं करता। लेकिन अभी म्युनिसिपल इलेक्शन आया, उनको हर दिन टाइम रहेगा। यानी चीफ मिनिस्टर को ईद होती है इलेक्शन की, उसके ऊपर उनके लिए वक्त ही वक्त है, लेकिन आवाम की फलाह बहूदी के लिए उनके पास वक्त नहीं। हुजूरनगर असेंबली हल्के के ज़िमनी इंतखाबात में कांग्रेस के उम्मीदवार एन पद्मावती रेड्डी की शिकस्त के बाद अब कांग्रेस पार्टी में सदर प्रदेश कांग्रेस उत्तम कुमार रेड्डी के खिलाफ बगावत हो गई है। कई सरकर्दा कायदीन ने शिकस्त की अखलाकी जिम्मेदारी कबूल करते हुए उत्तम कुमार रेड्डी से पार्टी सदारत छोड़ देने का मुतालबा कर रहे हैं। कांग्रेस के शोला बयान रुकन पार्लियामेंट रेवंत रेड्डी रियासती पार्टी की खदर संभालने के लिए पर तोड़ रहे हैं। उन्होंने तो इस ओहदे के लिए अपना दावा भी पेश कर दिया है। अक्टूबर खरीबुल ख़त्म है, लेकिन शहर में बारिश ख़त्म होने का नाम नहीं ले रही है। आज भी कई इलाकों में बारिश हुई। कल भी मुख्तलिफ औकात में कई मकामात पर बारिश रिकॉर्ड की गई।
रोजाना की बारिश से लोग परेशान हो गए, खासतौर पर वो लोग जो नशेबी इलाकों में रहते हैं। उनके लिए घरों से पानी की निकासी और मोरियों और ड्रेन की सफाई अब रोज का मामूल बन गया है। बैंकों के दिवालिये की खबरों के चलते बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने अपने खातेदारों से मुलाकात की और उन्हें उनकी रकम के महफूज होने की तमानियत दी। बैंक ने कर्जों की इजराई से मुतालिक मरकजी हुकूमत के प्रोग्रामों से भी कस्टमर को वाकिफ करवाया। इस सिलसिले में एक तकरीब मुनक़िद हुई थी। बैंक ऑफ महाराष्ट्र के जोनल हेड देविश दिनकर, डिप्टी जनरल मैनेजर सूर्यकांत सावंत, डिप्टी जोनल हेड जेडी देशमुख ने हिस्सा लिया। ममलकती वज़ीर दाखिला जी किशन रेड्डी ने इस प्रोग्राम में शिरकत की और खातेदारों से खिताब किया। तकरीब के दूसरे शुरा में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के जनरल मैनेजर वी रमेश, बैंक ऑफ बड़ौदा के पी श्रीनिवास, सिंडिकेट बैंक के जनरल मैनेजर रामा नायक काबिल जिक्र थे। टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स। अगर आप टेक्नोलॉजी के दौर में रहते हुए टेक्नोलॉजी से दूर हैं तो सोचिए मत, आइए एक बार खिदमत का मौका दीजिए। हमारे यहाँ ब्रांडेड कंप्यूटर्स डेल, HP, लेनोवो, लैपटॉप एक्सेसरीज उम्दा क्वालिटी निहायती वाजबी दाम पर दस्तयाब है। स्कूल, कॉलेज, कॉर्पोरेट, ऑफिस वगैरह में बल्क क्वांटिटी में सप्लाई की जाती है। इसके साथ साथ हमारे यहाँ माहिर टेक्नीशियंस की निगरानी में रिपेयर की सहूलत भी मौजूद है। अगर आप अपने घर, दुकान, सोसाइटी, स्कूल वगैरह को सेफ और क्राइम फ्री बनाना चाहते हो तो इंस्टॉल कीजिए CCTV कैमरा जो HD क्लियरिटी के साथ दस्तयाब है। गुज़िश्ता 10 साल से मुल्क भर में अपनी इन तमाम खिदमात को जारी रखते हुए आपके एतमाद को बरकरार रखने वाला नाम टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स, विजयनगर कॉलोनी बिसाइड रियान होटल हैदराबाद। डायरेक्टर सैयद राशिद अली। फोन 9849715954। टॉप गाजी मिल्लत चंद्रायन गुट्टे में एक खातून ने कल रात अपने घर में फांसी लेकर खुदकशी कर ली। घरस खातून 33 साल परवीन बेगम घरेलू मसाइल से परेशान थी, चुनाचे उसने अपनी जिंदगी को खत्म करने का फैसला ले लिया। उसने पंखे से लटक कर फांसी ले ली। कोई खुदकशी नोट भी नहीं पाया गया। चंद्रायन गुट्टा पुलिस एक मुकदमा दर्ज करते हुए मसरूफ तहकीकात है। हयात नगर के कुटलूर में नामालूम टोली ने एक जोड़े को आज सुबह उनके घर में घुसकर लूट लिया। पुलिस के मुताबिक लाठियों से मुसल्ला 4 अफराद ने घर का कुफल तोड़कर घर में घुस पड़े। उन्होंने किशोर चारी और उनकी बीवी के अलावा एक कमसिन लड़के को डरा धमका कर नकद रकम और तलाई जेवरात लेकर फरार हो गए, जिसकी मालियत लाख रुपए बताई जाती है। पुलिस हयात नगर ने एक मुकदमा दर्ज करते हुए तहकीकात का आगाज कर दिया है। ऐसी इत्तलात मिली है कि मशहूर चड्डी गैंग ने यह काम किया हो, लेकिन इसके बारे में ताहाल कोई सबूत नहीं मिला। संगारेड्डी में आज सहपैर हुए एक अलमनाक हादसे में एक शख्स हलाक और दीगर 6 अफराद जख्मी हो गए। बताया जाता है कि कौमी शाहरा 161 पर पुसलवाड़ी मौजे के करीब एक ट्रक ने मुखालिफ से आने वाली SUV को टक्कर दे दी। SUV में सवार तमाम 7 अफराद जख्मी हो गए। उनमें से एक कुछ देर बाद मकाम हादसा पर ही दम तोड़ दिया। 3 शदीद जख्मियों को बेहतर इलाज के लिए हैदराबाद के दवाखाने को मुंतकिल किया गया। मेहदीपट्टनम के इलाके के रहने वाले ये लोग बोधन में अपने किसी रिश्तेदार की शादी में शिरकत के लिए जा रहे थे। संगारेड्डी रूरल पुलिस एक मुकदमा दर्ज करते हुए तहकीकात में मसरूफ है। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको यहाँ सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करिए और सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकॉन को भी क्लिक करिएगा, जिससे कि आपको ताज़ा अपडेट मिलते रहें।